Hello guys, in today's class we are discussing about reordering. देखिए guys, reordering क्या होता है? reordering के अंदर हमें देखिए सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो वर्ड्स का ग्रुप, वर्ड्स का हमें एक ग्रुप दिया जाता है जिसका एक हमें प्रॉपर सेंस मिले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। रीऑर्डरिंग के अंदर क्या होता है गाइस, ये जो वर्ड्स है ना, इनकी जगह चेंज कर दी जाती है और जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं आपको प्रॉपर सेंस नहीं कुछ मालूम होगा। आपका काम ये होता है कि इन वर्ड्स को सही जगह पर अरेंज करो और उस सेंटेंस का एक प्रॉपर सेंस आने लग जाए। जैसे गाइस आप सब ने अपने घर पे चाय बनाई होगी, चाय तो सभी ने बनाई होगी। चाय में क्या होता है, चाय के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे चाय पत्ती हो गई, इलायची हो गई, अदरक हो गई, चीनी हो गई, दूध हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने ये सारी चीजें रखी हुई हैं और आपको बनानी है चाय। चाय अच्छी कब बनेगी? अच्छी जब ही बनेगी ना जब आपने उसको प्रॉपर तरीके से बनाया होगा, जब आपने प्रॉपर मात्रा में चीजों को डाला होगा। ठीक उसी तरह से गाइस हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस में भी क्या होता है, इधर उधर हमें शब्द दिए जाते हैं और उनको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में रखना होता है और उसका प्रॉपर सेंस निकले। बस रीऑर्डरिंग में हमें यही करना होता है। अब हमें पता है जो सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही तो होता है। अब गाइस सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी देने के लिए 4-5 चीजें और जोड़ दी जाती हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी देने के लिए 4-5 चीजें और जोड़ दी जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस है उसकी हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिल जाती है। लेकिन सिंपली क्या होता है, सिंपली सेंटेंस में तो क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ये हमारा सेंटेंस लिखा है दिस इज अ काउ, ठीक है। इस सेंटेंस का हमें मतलब समझ में आ रहा है कि ये एक गाय है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने किसी ने लिख दिया काउ दिस इज अ। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या कोई सेंस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें क्या किया गया है, शब्दों की फेरबदल कर दी गई है। इसको इधर कर दिया गया है, इसको इधर कर दिया गया है। हमारा काम क्या है, ये जो फेरबदल की गई है शब्दों की, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में रखना जिससे हमें सेंटेंस का पूरा अर्थ मिल सके, पूरा मीनिंग मिल सके। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा फीवर लास्ट बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट ही सिंस। इसमें हमें शब्दों की फेरबदल कर दी गई है, वर्ड्स की फेरबदल कर दी गई है। अब हमें सब प्रॉपर अगर सेंटेंस बनाना है तो सभी शब्दों को प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, किसी का नाम होगा या फिर किसी जगह का नाम होगा या फिर ही शी इट दे होगा। तो फीवर क्या हमारा सब्जेक्ट बन सकता है? फीवर नहीं, लास्ट ये भी नहीं, बीन हैज ये तो हमारी वर्ब होती है। अब देखिएगा यहाँ पर आपने पढ़ा बीन हैज, इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस बनेगा हमें एक पॉइंट मिला, इसमें हैज बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है तो हमें एक बात पता चली, इसके साथ जो वर्ब आएगी उस वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फ्रॉम लिखा है, सफरिंग लिखा है, यहाँ पर हमें वर्ब मिल गई जिसमें आईएनजी फॉर्म थी। तो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि सेंटेंस में हैज बीन, सफरिंग तो आएगा ही आएगा। ये हमने साइड में रख ली, ये हमने साइड में लिख ली। फिर हमने पढ़ा नाइट, फिर पढ़ा ही, फिर हमें मिला सिंस। अब देखिएगा हमें मिल गया है ही, क्योंकि हमें पता है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा
सब्जेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ही। अब हमें पता है हमारी हेल्पिंग वर्ब का वर्ब क्या है, हैज बीन सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है गाइस पीड़ित होना किसी चीज से। ही हैज बीन सफरिंग। अब वह पीड़ित है, किस चीज से पीड़ित है, यहां पर देखिए हमें दिया गया है फीवर, वह फीवर से पीड़ित है। और हमें एक और चीज पता है गाइस, एक और चीज हमें क्या पता है, जब भी हमें हैज हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म दी जाती है, वहां पर हमें टाइम भी दिया जाता है, और टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंस। लास्ट यहां पे क्या दिया गया था, नाइट। हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब गाइस देखिए, आप रीऑर्डर करते वक्त एक और चीज क्या कीजिए, क्या कीजिए, जैसे कि हमें सब्जेक्ट मिल गया ही, तो इसके नीचे हमने नंबर 1 डाल दिया, उसके बाद हैज बीन मिल गया तो इसके नीचे नंबर 2 और 3 डाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर 4 डाल दिया, सफरिंग यहाँ पे फीवर और आएगा, किससे पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, 5 डाल लिया यहाँ पर, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये नंबरिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गाइस आप नंबरिंग करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि हमने कौन कौन से शब्द हैं जिनको अरेंज कर लिया है और कौन से शब्द हमारे बचे हुए। जैसे अभी क्या था, हमारा यहाँ पे फ्रॉम जो था वो रह गया था। नंबरिंग करने से क्या होगा, आपको पता रहेगा गाइस कि आपने सारे शब्दों को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया और आपका कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि बचा हुआ है। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या हो गया, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वह पिछली रात से बुखार से पीड़ित है। इसी तरह से गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, themselves help those helps who got। सबसे पहले गाइस हम इसमें सब्जेक्ट को देखेंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पर गॉड दिया गया है और गॉड हमें पता है नाउन होता है, तो एक बार के लिए आपके मन में ये आ सकता है कि गॉड हमारा सब्जेक्ट होता है। मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए गॉड हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारी क्या है, हेल्प। हमने यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया, यहाँ पर नंबर 2 डाल दिया। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, themselves नहीं, हेल्प नहीं, दोज, हाँ दोज हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, दोज। अब यहां पर हमें हु दिया गया है, और ये जो हु दिया गया है ना गाइस, ये हु इस दोज के लिए दिया गया है। यहां पर हमने नंबर 4 डाल दिया, गॉड हेल्प्स दोज हु। अब देखिए गाइस, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर दिया गया है हेल्प और यहां पर दिया गया है हेल्प्स। ये हमारी सिंगुलर वर्ब है और ये हमारी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब सिंगुलर वर्ब को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, प्लूरल वर्ब को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। गॉड हमारा क्या है, गॉड है हमारा सिंगुलर, इसी वजह से हमने गॉड के साथ हेल्प्स का यूज किया है सिंगुलर वर्ब का। और ये दोज क्या है, ये है हमारा प्लूरल। ये जो हु है इस दोज के लिए यूज किया गया है, इसी वजह से यहां पर करेंगे हम हेल्प का यूज। यहाँ पर गाइस कंफ्यूजन हो सकती है, हो सकता है आप हेल्प का यूज आगे कर दो, यहाँ पर हेल्प्स का यूज कर दो। हमने क्या सीखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। यहाँ पर गाइस एक चीज होती है जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है, वो क्या है, जब भी आपको कोई नाउन दिया जाएगा ना और आप नाउन के अंदर
जब भी आपको कोई नाउन दिया जाएगा ना और नाउन के साथ आप एस या ईएस लगाते हो तो वो बन जाता है प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर आपको वर्ब दी गई और उस वर्ब में एस या ईएस आपने लगा दिया है तो वो हो जाएगी सिंगुलर। जितनी भी गाइस हमारी वर्ब होती हैं वो ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसी वजह से हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। इस चीज में कभी भी आप गाइस कंफ्यूज मत होइएगा। जितने भी नाउन होते हैं, बॉय, कैट, गर्ल, ठीक है, इन सब में अगर आप एस या ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन अगर कभी आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। इसी वजह से गाइस ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर गॉड हमारा सिंगुलर है, इसी वजह से हमने गॉड के साथ हेल्प्स का यूज किया है। और ये जो हु है इस दोज के लिए यूज किया गया है, और दोज क्योंकि प्लूरल होता है इसी वजह से यहाँ पर हेल्प का यूज किया गया है। गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, हु जो कि, हु जो, और ये जो इस दोज के लिए है, जो कि मदद करते हैं। किनकी किनकी मदद करते हैं? 4 5 हमने यहाँ पे नंबरिंग डाल ली। फिर हमारा क्या बचा? देमसेल्फ, देमसेल्फ खुद की। यहाँ पर एक और चीज है गाइस, देखिए जैसे देमसेल्फ हो गया, ठीक है, योर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, ये क्या होते हैं गाइस? इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो दोज है ये इसको हम एज अ दे समझेंगे, ठीक है, और दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है देमसेल्फ। इसी वजह से गाइस यहाँ पर देमसेल्फ का यूज किया गया है और हमारे सेंटेंस में भी देमसेल्फ दिया गया था। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड यानी कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो कि खुद की मदद करते हैं। इसी तरह से गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन ए टूर वाज ही। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास चलेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मंडे। क्या मंडे हमारा सब्जेक्ट होगा? टू नहीं, संडे नहीं, फ्रॉम आउट ये तो किसी भी हालत में नहीं लग रहा है। आ टूर वाज ही। अब देखिए यहाँ पर हमें ही दिया गया है, सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, ही हमारा प्रोनाउन है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे ही को और इसके ऊपर नंबरिंग डाल देंगे 1। अब ही के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। वर्ब हमारी क्या है? वॉज। ही वॉज लिख दिया और हमने इसके ऊपर नंबरिंग डाल दी 2। अब ही वॉज, वह बाहर था एक टूर पर, तो यहां पर थर्ड नंबर पे आएगा गाइस हमारा आउट। आउट ऑन आर टूर, ये गाइस हमारा पूरा एक साथ लिखा जाएगा, ये हमारा 4th नंबर हो गया। अब गाइस फ्रॉम संडे टू मंडे, देखिए गाइस जब भी हमें किसी टाइम पीरियड की बात करनी हो यहां से लेके यहां तक, उस टाइम पर हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि जैसे यही हम ले लेते हैं संडे टू मंडे, तो यहां पर ऐसे आएगा फ्रॉम संडे टू मंडे। क्यों? क्योंकि संडे पहले आता है और मंडे बाद में आता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं 2 बजे से लेके 4 बजे तक, तो पता है इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। जनरली क्या होता है गाइस, जब हम टाइम का रेफरेंस देते हैं ऐसे बोलते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे तक। जैसे मेरी कोचिंग है 5 बजे से 6 बजे तक, तो वहां पर हम इस टाइम के लिए फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। सेम यही चीज गाइस हमारी इस सेंटेंस में दी गई है, मंडे टू संडे, संडे पहले आता है और मंडे बाद में आता है। इसी वजह से फ्रॉम के साथ जो लगती है वो पहले वाली चीज लगती है और टू के साथ दूसरी वाली चीज लगती है।
तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम 5वें नंबर पे आ जाएगा, संडे ये 6 नंबर पर, टू 7 और 8 मंडे। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? ही वॉज आउट, वह बाहर था, ऑन आ टूर, एक टूर पर, फ्रॉम संडे टू मंडे, संडे से लेके मंडे तक। हमने सबकी नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग से हमें पता चल गया कि हमने सारे वर्ड प्रॉपर सीक्वेंस में रख दिए हैं। नेक्स्ट हमें क्या सेंटेंस दिया गया है? चिल्ड्रन प्लेइंग आर शेड इन अ ऑफ ट्री। अब गाइस सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, प्लेइंग ये तो हमारी वर्ब है, आर भी हमारी वर्ब है। अब देखिए गाइस, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, हमें एक चीज समझ में आई, आर होती है, ये हमारी वर्ब होती है, और आर के साथ हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, या फिर आर के साथ हमें सिंपल कॉम्प्लीमेंट भी दिया जा सकता है। यहाँ पर क्योंकि हमें वर्ब भी दे दी गई है तो हमने साइड में ही लिख दिया, यहाँ पर आर प्लेइंग आएगा, साइड में हमने ये चीज लिख ली। उसके बाद दिया गया हमें शेड, उसके बाद इन द अ ऑफ ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चला जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा चिल्ड्रन। अब हमें क्योंकि हमें पता है वर्ब और हमें मेन वर्ब मिली गई है, ये क्या है हमारी आर प्ले। यहां पर हमने नंबर 2 डाल दिया, यहां पर हमने नंबर 3 डाल दिया। बच्चे खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं? इन द, अब देखिएगा ये फ्रेज लिखा हुआ है पूरा, शेड इन द ऑफ ट्री। ये हमें पूरा एक फ्रेज दिया गया है और इस फ्रेज को हमें प्रॉपर लिखना है। शेड मीन्स क्या होता है? छाया, ठीक है। इन मीन्स में, द है और यहाँ पर ट्री है, द हमने ट्री के लिए यूज किया है, ऑफ यानी कि का, ए मतलब कि एक, ठीक है। तो जब हमने इसकी हिंदी देखी तो हमें थोड़ा सेंस आया कि लिखा हुआ है कि पेड़ की छाया में, पेड़ की छाया में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इन द शेड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया में, इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे इन द शेड ऑफ ए ट्री। तो इसके आगे हम इसको ही लिख देंगे इन द शेड ऑफ द, सॉरी ऑफ अ ट्री। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। बच्चे जो है एक पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। अब प्लेइंग के बाद हमने इनका यूज किया है तो ये हमारा 4 नंबर आ गया, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये और 9 पर ये। नंबरिंग डाल के हमने देख लिया कि कोई भी हमारा ऐसा वर्ड है जो रह तो नहीं गया है। इसी तरह से गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ ओवर फ्लाइंग एंड द हिल एरोप्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। क्या आई हमारा सब्जेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। सो अब देखिए ये जो सॉ है ये हमारी सी की सेकेंड फॉर्म है, और जनरली क्या होता है गाइस, जो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमारी सेकेंड फॉर्म आती है। तो हमें ये तो पता चल गया ये जो सो है ये हमारी वर्ब होगी, ठीक।
ओवर, फ्लाइंग एंड द हिल एरोप्लेन। अब गाइस यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर हमें एन दिया गया है और एन हम किसके आगे यूज करते हैं, जो कि वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं। ए का यूज हम उसके आगे करते हैं जो कि हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं वर्ड, और एन का यूज उन वर्ड्स के आगे करते हैं जो कि हमारे वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं वर्ड। तो यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है इसके साथ हम एन का यूज करेंगे। रीऑर्डर करते टाइम गाइस ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनको ना आप साइड में लिख लिया कीजिए। इनसे क्या होगा आपके माइंड में, क्योंकि रीऑर्डर में इधर उधर वर्ड कर दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है गाइस, हमें पूरा एक बार में हम सेंस नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन अगर जैसे हमें छोटी छोटी चीजें पता हो तो हम छोटी छोटी चीजें बाहर निकाल कर एक पूरा सेंस बना सकते हैं। हमें बर्ड पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि एन, एरोप्लेन, ये एक साथ में आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने आई लिखा तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। आई के साथ हमें वर्ब लगानी है और वर्ब हमारी क्या है, सॉ। मैंने देखा, मैंने क्या देखा, फ्लाइंग उड़ता हुआ, द हिल पहाड़ी, एन एरोप्लेन। अब सबसे ज्यादा प्रॉपर सेंस क्या बैठ रहा है, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैंने एक एरोप्लेन देखा। आई सॉ एन एरोप्लेन। यहां पर ये हो गया हमारा थर्ड नंबर, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। अब देखिए गाइस, मैंने एक एरोप्लेन देखा, यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा हुआ है, ओवर बचा है, फ्लाइंग बचा है, द हिल बचा है। ठीक है, एरोप्लेन कैसा होगा, एरोप्लेन उड़ रहा होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो फ्लाइंग है ये हमें इस एरोप्लेन के लिए दिया गया है, तो फ्लाइंग इसके बाद आएगा, फ्लाइंग। देखिए गाइस, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है, वो कंसेप्ट ये है, जब भी गाइस कोई स्टैटिक चीज रखी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर से गुजर के कोई चीज जा रही है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज करते हैं। 5 नंबर पे ये हो जाएगा, 6 नंबर पे ये होगा ओवर, और जो हमारा ये बचा हुआ पार्ट है द हिल, ये द हिल यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइस सिचुएशन ऐसी है कि हिल यानी कि पहाड़ी जो है वो ऐसी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर से मूवमेंट करता हुआ ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जा रहा है। इसी वजह से गाइस यहाँ पे प्रपोजिशन ओवर का यूज किया गया है। आई सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। मैंने एक एरोप्लेन देखा जो कि पहाड़ी के ऊपर से जा रहा था। हमने सबकी नंबरिंग कर ली है प्रॉपर, हमने सारे सीक्वेंस में डाल दिया है सारे शब्दों को, और इससे हमें क्या पता चला, कोई भी शब्द हमारा बचा हुआ नहीं है। अब गाइस मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, जैसे कि आप ये लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको छोटी छोटी चीजें नहीं पता, जैसे कि सेकंड फॉर्म, सब हमारे पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें हमारी सेकंड फॉर्म आती है, इन छोटी छोटी चीजों को गाइस आप एक नोटबुक पर साइड में लिख लिया कीजिए। और रिकॉर्डिंग करते टाइम सिर्फ गाइस ये ध्यान में नहीं रखना होता है कि हाँ हमारा सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जितनी भी गाइस आप ग्रामर पढ़ते हैं, जितने भी आप प्रपोजिशन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, इन सभी का यूज रीऑर्डरिंग करते टाइम होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भी वोवेल साउंड से वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम एन का यूज करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको गाइस आप अपनी नोटबुक के साइड में लिख लिया कीजिए ताकि आपको ये याद रहे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। फेल्ट सॉरी, फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी। अब देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है फेल्ट, फील की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ट। ठीक है, यहां से हमें एक बात पता चल गई, जो हमारी वर्ब होगी वो तो ये जो फेल्ट दिया गया है यही होगी। ठीक है, फॉर मिस्टेक्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हिज सब्जेक्ट होगा, नहीं सॉरी ये तो होगा ही नहीं। ही हमें यहाँ पर ही दिया गया है और ये हमारा एक प्रोनाउन है, यहाँ पर हमने नंबरिंग
1 डाल दी। ही, अब हम इसमें देख रहे हैं कि आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, इज एम आर आपको दिख रहा है, वॉज वर्ब आपको दिख रहा है, कहीं डू डज आपको नहीं दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। तो इसके बाद तुरंत आ जाएगी हमारी फेल्ट। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। उसने क्या महसूस किया? क्या गलती महसूस की जाती है? सॉरी, उसने सॉरी महसूस किया। ही फेल्ट सॉरी। अब सॉरी हम किस चीज के लिए महसूस करते हैं? जब हमने कोई गलती की होती है। तो ये जो फॉर मिस्टेक है ये आ जाएगा एंड में। फॉर, यहां पर ये फॉर आएगा पहले, हिज आएगा इधर। देखिए यहां पर एक चीज देखिए, जैसे हमने लिखा फॉर मिस्टेक, ठीक है, फॉर मिस्टेक हमने लिख लिया। अब ये हमारा हिज बचा हुआ है, आएगा हालांकि ये 5 नंबर पे फॉर मिस्टेक दिया गया। अब ये हमारा हिज बचा हुआ है। अब आप खुद सोचिए हिज को हम कहां पर फिट करें? क्या इधर कहीं फिट कर सकते हैं? ही फेल्ट हिज सॉरी, कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। फॉर के बाद और मिस्टेक से पहले हम हिज को रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ये ही है, ये सॉरी महसूस कर रहा है किस चीज के लिए? अपनी गलती के लिए। अब अगर आप चाहें, अगर आप हिज को बिल्कुल एंड में ले जाएंगे, एंड में तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। इसी वजह से गाइस यहाँ पर ये जो फॉर है और मिस्टेक है इसके बीच में हम हिज को रखेंगे। ये हमारा 5 नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा 6 नंबर पे आ जाएगा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए सॉरी महसूस हुआ, यानी कि गिल्ट महसूस हुआ। सिंपली इसका मतलब ये है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट। अब गाइस याद कीजिए, हमने देखिए यहाँ पर हमें देयर दिया गया है और सेंटेंस में हम देयर को एज ए डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस सेंटेंस में वर्ड्स को जंबल देखकर हमारे एक बात समझ में आई, जो देयर है ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 डाल लिया, देयर। अब गाइस देयर के साथ हमें लगानी है वर्ब। वर्ब हमें क्या दिया गया है? इज। यहाँ पे नंबर हमने सेकंड डाला, यहाँ पे हमने इज लगा लिया, देयर इज। अब क्योंकि हमें पता है नो हो गया, नॉट हो गया, ये जो हमारी वर्ब होती है इसी के बाद आते हैं। तो यहाँ पर हमें नो दिया गया है, तो 3rd नंबर पे हमारा नो आ गया। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इस वजह से इतनी चीज हमें पता चल गई। देयर इज नो, क्या नहीं है? क्या नहीं है? फायर, आग नहीं है। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है फायर और एक दिया गया है स्मोक। हम दोनों से देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कौन सा हमारा सेंस सही बैठता है। देयर इज नो फायर, और एक जगह पे भी हमने लिखा देयर इज नो स्मोक, ठीक है। अब फिर हम लिखेंगे विदाउट, उसके बाद जो बचा हुआ ऊपर है इसमें हमारा स्मोक बचा हुआ है और इसमें हमारी फायर बची हुई है। देखिए गाइस, जब भी आपको कंफ्यूजन हुआ करे ना कि इसके बाद क्या आएगा, तो आप क्या किया कीजिए कि एक उसकी पॉसिबिलिटी दूसरी बना दिया कीजिए और फिर पूरे सेंटेंस को लिखा कीजिए। आप ऊपर वाला सेंटेंस पढ़िए, देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक, आग के बिना धुआं नहीं होता है। और नीचे वाला सेंटेंस है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, धुएं के बिना आग नहीं होती है। अब आप यहाँ पर सेंस लगाइए, पहले क्या होगा? पहले धुआं होता है कि पहले आग होती है? पहले हमारी गाइस आग होती है, उसके बाद धुआं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये हमें सही सेंस नहीं दे रहा है। पहले आग होगी, उसी के बाद तो धुआं होगा ना। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? देयर इज नो स्मोक, धुआं नहीं होता है बिना आग के, ठीक है। हमारा
ऊपर वाला सेंटेंस क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने स्मोक के बारे में पहले बताया है और आग के बारे में बाद में बताया है। जनरली क्या होती है गाइस, आग पहले होती है और धुआं बाद में होता है। आग होगी तभी धुआं होगा, ना कि धुआं होगा तब आग होगी। तो हमारा जो सही सेंटेंस है वो क्या होगा? देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आग के बिना धुआं नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड पे हमने इसको रखा, फोर्थ पे हमारा ये हो गया, फिफ्थ पे विदाउट हो गया और सिक्स पे हमने फायर को लिख लिया। कंप्लीट सेंटेंस, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, और ये सेंटेंस तो भाई काफी इजी है, इसको आप खुद से बनाइए। माई टॉट स्विमिंग मी फादर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। और यहाँ पर देखिए हमें फादर दिया गया है, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़ के हमें इतना तो पता चल गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया फादर, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी वर्ब। यहाँ पर क्या दिया गया हमें? टॉट। और टॉट क्या होती है? टीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म टॉट होती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है तो हमें पता चल गया कि ये जो टॉट है ये हमारी सेकेंड फॉर्म की तरह यूज हुई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेकेंड टॉट हो गया। अब पिताजी ने सिखाया, क्या सिखाया? क्या सिखाएंगे? मुझे। मी का मतलब तो मुझे होगा, लेकिन पहले हमें ये बताना पड़ेगा क्या सिखाया। देखिए यहाँ पर गाइस मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो स्विमिंग है और मी है ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जनरली हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मी, उसके बाद हम लिख देंगे स्विमिंग। अब हमने क्या किया? प्रॉपर नंबरिंग डाल दी। यहाँ पर ये हमने थर्ड नंबर पे, ये हमने फोर्थ नंबर पे लिखा। अब देखिए गाइस यहाँ पर माई बचा हुआ है हमारा। अब सेंस लगाइए कि माई का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। क्या आप सेंटेंस के बीच में कहीं भी माई का यूज कर सकते हैं? खुद सोचिए। मैंने लिखा फादर टॉट मी माई स्विमिंग, कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये जो माई है इसका यूज हम इस फादर से पहले करेंगे। नंबरिंग डालने का गाइस यही फायदा होता है कि जो भी शब्द बाद में बचा हो या फिर आपकी नजरों से छूट जाए उसको आप बाद में एडजस्ट कर सको। माई फादर टॉट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग सिखाई। यहाँ पर इस सेंटेंस को करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? फादर हो गया, हमें पता चल गया, ठीक। दूसरी चीज, हमें यहाँ पर टॉट दिया गया है। हमें पता है टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो यहाँ पर जनरली सेकेंड फॉर्म ही आएगी। थर्ड फॉर्म कब आती है? जब हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी जाए। तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई। और यहाँ पर गाइस जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर आपको स्विमिंग दिया गया है, ठीक है, और इसमें आईएनजी लगी है, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है क्या ये हमारी वर्ब है? नहीं गाइस, खुद सोचिए, क्या कोई भी सेंटेंस आपने ऐसा देखा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म एक साथ आई हो? नहीं ना, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया गया है। देखिएगा जब भी आप वर्ब में आईएनजी लगाते हो तो वो तीन तरह से फंक्शन करती है। वो एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर सकती है, वो नाउन की तरह फंक्शन कर सकती है और वो वर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकती है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा जरूर। वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो तीन तरह से फंक्शन करती है। एक तो वो वर्ब की तरह करेंगी, एक तो वो नाउन की तरह करेंगी और एक तो वो एडजेक्टिव की तरह करेंगी अकॉर्डिंग टू द सेंस हम यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो मी है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये स्विमिंग हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट सेंटेंस हो गया हमारा, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग सिखाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। ठीक है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हो जाएगी हमारी कैट, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में हमें केवल नाउन यही दिख रहा है कैट। ठीक है, तो
केट को हमने लिख लिया, ये हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज गाइस, यहाँ पर 2 दा दिए गए हैं और दा का यूज हम नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं जो कैट है वो हमारा सब्जेक्ट है, हमने उसको पहले लिख लिया। अब हम वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइस, जंप्ड, यहाँ पर जंप की सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो ये हो जाएगा हमारा जंप, सेकेंड नंबर पे आ गया, ठीक। कैट जंप्ड, बिल्ली जो है कूदी, कहां से कूदी? अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है कूदी, कहां से कूदी? टेबल के ऊपर से कूदी। 1 2 3 4 5। अब ये हमारा एक दा बचा हुआ है, तो इसको हम इस कैट के आगे लिख देंगे, ठीक है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर से कूदी। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आवर फ्रेंड डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द मॉर्निंग। अब गाइस इसको पढ़ के देखिए, हमें डिसाइडेड मिला, डिसाइड की सेकेंड फॉर्म। देखिए गाइस, जब भी आपको ये सेकेंड फॉर्म मिल जाए ना, या थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आपके लिए सेंटेंस वहीं से आसान हो जाता है। यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो डिसाइड होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म दोनों डिसाइडेड होती है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? उसके लिए पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। जनरली क्या होता है, ये जो थर्ड फॉर्म है हैज, हैव और हैड या फिर विल हैव के साथ आती है, ठीक है। अगर इन तीनों में से हमें कुछ भी नहीं दिया गया है तो हमें पता चल जाएगा ये जो है हमने सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया है। कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही है, ये जो हमने सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया है, ये बात हमको पता चल गई। अब यहाँ पर हम अब सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। बाय ये तो होगा नहीं, बस ये भी नहीं होगा, टू गो इन द मॉर्निंग ये सब हमारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। आवर फ्रेंड हमारा दोस्त, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? आवर फ्रेंड। हमारा दोस्त हमें पता है, यहां पर फिर वर्ब लगेगी, डिसाइडेड ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये सेकंड नंबर पे आ गया। हमारे दोस्त ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू गो जाना डिसाइड किया, टू गो बाय, अब वो किससे जाएगा? बाय बस से जाना डिसाइड किया। अब बचा हुआ हमारा क्या पार्ट है? इन द मॉर्निंग, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है तो हमने इसको बाद में लिखते हैं। इन द मॉर्निंग आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाय बस इन द मॉर्निंग। हमारे दोस्त ने सुबह सुबह बस से जाना निश्चय किया, फिर बस से जाने के लिए डिसाइड किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। अब यहाँ पर जो नाउन है गाइस वो है हमारा ये सेलर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो जाएगा सेलर, क्योंकि हम सेलर के ही बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेलर है इसके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। सेलर यानी कि जो विक्रेता है वो कैसा है? ग्रीडी। ये जो ग्रीडी है इसका मतलब होता है लालची। विक्रेता कैसा है? लालची। तो सेलर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सेलर हमारा कैसा है? ग्रीडी है, ग्रीडी सेलर, ठीक है। यहां पर हमें द भी दिया गया है, तो जो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द ग्रीडी सेलर। ये जो ग्रीडी है इसका मतलब होता है लालची, और ये लालची सेलर के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर
ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये हमारा सेकंड नंबर पे आ गया और ये हमारा थर्ड नंबर पे आ गया। द ग्रीडी सेलर, इतना हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम वर्ब ढूंढेंगे और वर्ब ढूंढ, देखिए गाइस यहाँ पर हमें दिया गया है रिग्रेटिंग, ठीक है, आईएनजी लगी है, हमें लग सकता है कि हमारी वर्ब है, ठीक। दूसरी चीज गाइस हमें यहाँ पर दिया गया है क्राइड। क्राइड क्या होती है? क्राई की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। पहली चीज तो ये, किसी भी सेंटेंस में हम आईएनजी वाली वर्ब और सेकेंड फॉर्म वाली वर्ब या थर्ड फॉर्म वाली वर्ब का एक साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर दोनों चीजें आई हैं तो प्रायोरिटी इस वाली वर्ब को देंगे जो कि सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इससे हमें एक बात तो पता चली, ये जो रिग्रेटिंग है इसमें आईएनजी लगा, ये हमारी वर्ब नहीं होगी, हमारी वर्ब जो होगी वो क्राइड होगी। अब दूसरी चीज हमें ये फाइंड करनी है कि अगर ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म होगी तो इसके साथ हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी है जो कि हमें नहीं दी गई है, इसका मतलब ये हमारी सेकेंड फॉर्म है। तो सिंपली 4 नंबर पे हमारी आ जाएगी क्राइड। जो लालची विक्रेता था, क्राइड यानी कि चिल्लाया या फिर रोया। क्यों रोया? लॉस हिज रिग्रेटिंग। गाइस यहाँ पर ये जो लॉस हिज रिग्रेटिंग है ये हमारा एक पूरा फ्रेज है और करेक्ट फ्रेज होता है हमारा रिग्रेटिंग हिज लॉस। यहाँ पर हमें कोमा लगाएंगे और लिख देंगे द ग्रीडी सेलर क्राइड, जो कि लालची विक्रेता था, चिल्लाया फिर रोया। किस पर रोया? अपने लॉस पर रोया। रिग्रेट करना यानी कि गिल्ट महसूस करना। अब गाइस इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो ये जो रिग्रेटिंग हिज लॉस है ना, ये पूरा पैराग्राफ में आ गया, रिग्रेटिंग हिज लॉस है, इसको आप आगे भी ले आइए और कॉमा लगा के बाद में आप ऐसे भी लिख सकते हो रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड, यानी कि अपने लॉस पर रिग्रेट करते हुए जो कि लालची विक्रेता था वो चिल्लाया या फिर रोया। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसी तरह से गाइस, आई सेल यू फॉरगिव आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, यानी कि जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर का है, इससे हमें ये पता चल गया। और दूसरी चीज गाइस हमें यहाँ पर आई दी गई है, ठीक है, और हमें यहाँ पर यू भी दिया गया है। हमें पता है सेल का यूज हम आई के साथ करते हैं, तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आई हो जाएगा। आई सेल, हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब हमारी क्या होगी? नेवर या फिर फॉरगिव। वर्ब होगी हमारी फॉरगिव। अब गाइस एक और चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? ध्यान में ये रखनी है, जितने भी नो हो गया, नॉट हो गया, इन सभी को गाइस हम ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेवर है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, इसको हम सेल के बाद लिखेंगे। आई सेल नेवर फॉरगेट, तो ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, और जो बचा हुआ है यू ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। आई सेल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये गाइस आप अपनी डेली लाइफ में भी बोलते हैं सेंटेंस, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई सेल नेवर फॉरगिव यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। अब देखिए गाइस यहाँ पर ना हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पढ़े थे। जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उस सेंटेंस में प्लीज आ जाता है, तो ये जो सेंटेंस है उसी टाइप का हमारा सेंटेंस है। प्लीज है तो सबसे पहले हम प्लीज को ही लिखेंगे, प्लीज। अब ये जो सेंटेंस है, क्योंकि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो हमारी वर्ब क्या है इसमें? गिव। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। प्लीज गिव मी। अब ईट टू समथिंग,
ये हमारा पूरा फ्रेज है, इसको हम एक साथ यूज करेंगे और जो सही फ्रेज होता है वो ये होता है समथिंग टू ईट। ये जो सेंटेंस है गाइस, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज गाइस, ये हमारा एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्लीज से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमने प्लीज लिख दिया, फिर हमारा वर्ब आएगी, वर्ब लिख दी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, प्लीज गिव मी, मुझे दो, और एक्स्ट्रा पार्ट हमारा बचा हुआ है समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज नॉट Delhi gone yesterday he had to। यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, हमें हेड मिल गया है, और दूसरी चीज यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई है। तो इससे अब हमें पता चल गया हेड और गॉन ये हमारा एक साथ में आएगा, और यही जो है हमारे सेंटेंस की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। ठीक है, इतनी चीज हमें पता चल गई। अब आते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास। हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, नॉट, नहीं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, ही हमें दिया गया है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ही। अब हम वर्ब लगाएंगे, लेकिन वर्ब तो हमें पहले से ही पता है, हैड गॉन, सेकेंड, और ये हमारा थर्ड हो गया, he had gone। अब कहाँ जाएगा, अब देखिए गाइस यहाँ पर एक और चीज, हमने he had gone लिख लिया, ठीक, इस सेंटेंस में हमें नॉट भी दिया गया है, नॉट, और मैंने क्या बताया, नॉट को हम सेकेंड के बाद यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये जो नॉट है ये यहाँ आ जाएगा, he had not gone, ये थर्ड नंबर पे हो गया हमारा, ये हमारा फोर्थ नंबर पे हो गया। वह नहीं गया था, कहाँ नहीं गया था, दिल्ली, ये हो गया हमारा 5 नंबर पे, और बचा हुआ हमारा क्या है, यस्टरडे, ये हमारा लास्ट में हो गया। वह कल दिल्ली नहीं गया था, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग हमारा क्या हो गया, he had not gone to Delhi yesterday, वह कल दिल्ली नहीं गया था। 1 2 हमारा ये हो गया, थर्ड पे नॉट आ गया, फोर्थ पे हमने गॉन लिख दिया, फिफ्थ पे हमारा 2 आ गया, 6 पे हमारा दिल्ली आ गया, और 7 पे हमारा yesterday आ गया। कोई भी हमारा वर्ड नहीं बचा है, कंप्लीट सेंटेंसेस, he had not gone to Delhi yesterday, वह कल दिल्ली नहीं गया था। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल बी, खेलना, प्ले, ये हमारी वर्ब है, और सेंटेंस में हमें सिंपल प्ले दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज गाइस, क्या हमें इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है, नहीं दी गई है। इसका मतलब जो सेंटेंस होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, हम या तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, या फिर हम वर्ब को सिंपली रखते हैं खाली। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑन संडे नहीं, फुटबॉल नहीं, बी हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट पता करने की 2 चीजें हैं, पहली तो ये हमें वर्ब पता चल गई, वर्ब जो हमें प्लूरल में दी गई है तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। दूसरी चीज हमें पता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, बी क्या है हमारा, प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा बी, और बी के साथ प्ले। फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, सेकेंड नंबर पे ये हो गया, बी प्ले। हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ऑन संडे, संडे खेलते हो क्या, हम खेलेंगे तो कोई ना कोई गेम ही तो खेलेंगे, गेम का नाम क्या है, फुटबॉल, बी प्ले फुटबॉल। अब ये देखिए, अब ये दिया गया गाइस, ऑन संडे
एवरी, ये हमारा पूरा फ्रेज है। और जो करेक्ट हमारा फ्रेज होता है वो होता है ऑन एवरी संडे। तो हो जाएगा ऑन एवरी संडे। वी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे, हम प्रत्येक रविवार को फुटबॉल खेलते हैं। थर्ड नंबर पे ये हो गया, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा हमारा ऑन, फिफ्थ नंबर पे एवरी, और सिक्स नंबर पे ये संडे। नंबरिंग डालना गाइस आप मत भूलिएगा, क्योंकि नंबरिंग से क्या होगा, बाय चांस मान लीजिए कुछ एक हमारा ऐसा वर्ड हो जो रह गया हो, उसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर पता चल गया, देखिए शुड दिया गया है। शुड का मतलब होता है चाहिए, और शुड के साथ हम क्या करते हैं, जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, शुड। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, हार्ड वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर सक्सेस नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वी। इस पर हमने नंबर 1 डाल दिया और यहां पर हमने लिख दिया वी। अब शुड दिया गया है, ये हमारी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, वी शुड। अब हम बात करते हैं वर्ब की, हमारी वर्ब की होगी। क्या सक्सेस हमारी वर्ब होगी, नहीं। क्या हार्ड हमारी वर्ब होगी, नहीं। वर्क, वर्क करना हमारी वर्ब है। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड नंबर पे ये आ गया, थर्ड नंबर पे ये आ गया, और फोर्थ नंबर पे हमारा ये आ गया। अब हमारा बचा हुआ है फॉर और सक्सेस। हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। ये हमारा 5 नंबर पे आ गया, ये हमारा 6 नंबर पे आ गया। जैसे जैसे गाइस आप सेंटेंस को बनाते जाएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते जाएंगे ना, जो एंड वाला पार्ट होता है उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़े से ये वर्ड रह जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस हम उनको लिख देते हैं। सो द कंप्लीट सेंटेंस इज वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमें सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट इन अप। अब गाइस इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। एक और चीज हमने पढ़ा था अभी, एक सेंटेंस गाइस हमने देयर वाला किया था। देयर जो होता है हमारा डबल सब्जेक्ट होता है, सेम वही गाइस उसी तरह का सेंटेंस हमारा ये है, पर इसमें केवल इतना सा है, वहां पर हमें देयर दिया गया था, यहां पर हमें इट दिया गया है। इट, सबसे पहले हमने इट को लिख लिया, ठीक। पहला काम हमारा ये हो गया, हमने नंबरिंग वर्ड डाल दी। अब हम वर्ब ढूंढेंगे। यहाँ पर हमें इज दिया गया है, और इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इज लिख देंगे। यहाँ पर हमने सेकंड नंबर डाल दिया, ठीक है। इट इज गेट अप, उठना। अब यहाँ पर देखिए गाइस एक एक चीज हम रखते हैं, ठीक है। इट इज मॉर्निंग, ठीक है, इट इज मॉर्निंग, ये हो सकता है कि सुबह है। इट इज गुड, अच्छा है। इट इज अर्ली, जल्दी है। गेट इन अप, इट इज गेट अप, गेट अप बोलते हैं, जो पूरा फ्रेज होता है गाइस होता है गेट अप। सुबह उठने के लिए ना हम गेट अप का यूज करते हैं, इट इज गेट अप। ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर आपके मन में 2-3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, चलो सबको हम 1 by 1 ट्राई करते हैं। इट इज गुड, इट इज अर्ली, इट इज मॉर्निंग। अब गाइस जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है, इट इज गुड, अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, गेट अप, टू गेट अप। सेंस मिला हमें पूरा सेंटेंस का। दूसरा वाला सेंटेंस है, इट इज अर्ली, जल्दी है, और हम यहां पर लिखें टू गेट अप,
आपको प्रॉपर कोई सेंस मिल रहा है। इट इज अर्ली टू गेट अप, जल्दी उठना, जल्दी है उठना, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा। इट इज मॉर्निंग, सुबह है, टू गेट अप, उठो। तो यहां पर भी क्या हमें करेक्ट सेंस नहीं मिल रहा है। तो ये जो नीचे वाली दो पॉसिबिलिटीज थी, हमें लग रहा था इट इज अर्ली आएगा या फिर इट इज मॉर्निंग आ गया, ये तो एलिमिनेट हो गया। तो जो हमारा इट इज गुड था, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा करेक्ट है, और इसी को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। इट इज गुड, थर्ड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे हमारा ये आ गया, फोर्थ पे ये आ गया, 5 पे हमारा ये आ गया, और 6 पे हमारा ये आ गया। इट इज गुड टू गेट अप, अच्छा होता है जल्दी उठना। कब जल्दी उठना, बचा हमारा क्या है, द मॉर्निंग, और एक ये इन बचा है, तो सुबह में जल्दी उठना है। 7 पे ये आ गया हमारा इन, और बचा हुआ हमारा पार्ट 8 नंबर पे द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। इस सेंटेंस में गाइस आपको कुछ ज्यादा ही खिचड़ी दी गई थी। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाया करे जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हुआ करे, आप क्या किया करो, पॉसिबिलिटीज बना लिया करो, जैसे हमने अभी बनाई। और जैसे जैसे गाइस आप सेंटेंस को आगे सॉल्व करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस हमें सही मीनिंग दे रहा है और कौन सा सेंटेंस हमें गलत मीनिंग दे रहा है या कुछ अटपटा मीनिंग दे रहा है। इस वजह से जो आपकी और भी पॉसिबिलिटी होगी वो रॉन्ग हो जाएगी, और जो हमारा एंड में सेंटेंस बचेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट इज गुड टू गेट अप। हाँ देखिए यहाँ पर एक और हमारा ये वर्ड बचा हुआ है, अर्ली, ये हमारा बचा है ना। तो अब हम अर्ली को कहाँ फिट करें, इट इज गुड टू गेट अप, गेट अप के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे अर्ली, इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है। तो हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, अब गेट अप 6, 7 नंबर पे आ जाएगा हमारा ये अर्ली, 8 नंबर पे हमारा ये आ जाएगा इन, और 9 नंबर पे आ जाएगा हमारा द मॉर्निंग। अब जो सेंटेंस है, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठना हमारे लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट। अब ये जो सेंटेंस है गाइस, ये हमारा 2-3 तरीके से बन सकता है। सबसे पहला तरीका ये है, हम सब्जेक्ट के पास जाए, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इट, ठीक है, इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमने लिख लिया इट, यहां पर हमने नंबरिंग डाल दी 1। अब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब इम्पॉसिबल, लिव विदाउट, हमें यहाँ पर दिया गया है इज, ये हम सेकंड नंबर डालेंगे तो हो जाएगा इट इज। यह है, क्या है, इम्पॉसिबल, यहाँ थर्ड नंबर डालेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। अब क्या इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है यानी कि ऐसी चीज जो असंभव होगा, इम्पॉसिबल हिंदी में बोलते हैं असंभव, असंभव है। क्या असंभव है, टू लिव, रहना, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव, ये हमारा 4 नंबर पे आ गया, ये हमारा 5 नंबर पे आ गया। अब किसके बिना रहना, अब देखिए यहाँ पर विदाउट दिया गया, यानी किसी चीज के बिना होने की बात की जा रही होगी, विदाउट दिया गया है और हमें वाटर दिया गया है, तो हमें एक सेंस मिला कि पानी के बिना जीवित रहना असंभव है। तो एंड में जो हमारा बचा हुआ पार्ट है 6 नंबर एंड 7 नंबर, विदाउट वाटर, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो गया कि पानी के बिना रहना असंभव है, पानी के बिना टू लिव यानी कि जीवित रहना असंभव है। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट हमने ढूंढा, उसके बाद हमने वर्ब ढूंढी, उसके बाद हमने ये जो गाइस है ना
इम्पॉसिबल है, ये हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये कोई वर्ब नहीं है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, असंभव होना। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव, क्या असंभव है? रहना विदाउट वाटर, बिना पानी के। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इस तरह से है, नेवर हार्ट गोज वेस्ट वर्क। ये जो गाइस ये सेंटेंस दिया गया है ना, ये एक थोड़ी कहावत टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम कहावत कह रहे हैं, वो हमारी कहावत ये है, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर पे। नेवर गोज, ये आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे, और ये आ जाएगा हमारा फोर्थ नंबर पे, और 5 नंबर पे आ जाएगा हमारा वेस्ट। कठिन मेहनत कभी वेस्ट यानी कि व्यर्थ जाया नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि गाइस हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती, आप चाहे किसी भी चीज में करें। ये है एक हमारी कहावत टाइप की है, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज 5 for days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है गाइस, ये हमारा एक इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाते वक्त सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारी वर्ब कौन सी है। 5 days ये हमारी वर्ब है? नहीं। मेडिसिन दवाई, ये तो नाउन हो गया, ये नहीं है। दिस नहीं। टेक, टेक हमारी क्या होती है? वर्ब होती है, तो हमने लिख दिया है टेक, हमने फर्स्ट डाल दिया। अब टेक का मतलब क्या होता है? लेना। अब हमें क्या लेना है? 5 days 5 दिन, मेडिसिन, हाँ मेडिसिन के साथ हम लेने का यूज कर सकते हैं टेक। और यहां पर हमें दिया गया है दिस, तो जो करेक्ट फॉर्म होगी वो होगी टेक दिस मेडिसिन। टेक दिस मेडिसिन सेकेंड नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे हमारा ये हो गया। इस मेडिसिन यानी कि इस दवाई को लो, रेगुलरली, रोज लो। फॉर 5 days, 5 for days पूरा करेक्ट जो फ्रेज होता है वो होता है गाइस फॉर 5 days। तो 5 नंबर पे हमारा ये आ जाएगा, 6 नंबर पे ये आ जाएगा, और 7 नंबर पे ये आ जाएगा। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। इस मेडिसिन को या इस दवाई को रोज लगातार 5 दिन तक लीजिए या फिर 5 दिन के लिए लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज स्कूल नॉट डिड टू ही गो। अब ये सेंटेंस गाइस बहुत ही ज्यादा इजी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर डिड दे दिया गया है, और हमें पता है हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। इतनी बात हमें पता चल गई। अब हम जाते हैं सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? गो, स्कूल, ये हमारे सब्जेक्ट होंगे? नहीं, हमारा सब्जेक्ट होगा ही। और हमें पता है इसमें हमें डिड नॉट दिया गया है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, ही डिड नॉट। उसके बाद वर्ब आएगी। स्कूल हमारी वर्ब होती है? नहीं, गो होती है हमारी वर्ब, तो 4 नंबर पे आ जाएगा गो। फिर हमारा बचा, अब हमें क्या बचा हुआ है? स्कूल बचा हुआ है, टू बचा हुआ है, तो हो जाएगा गो टू स्कूल। उसके बाद हमने नंबरिंग देखी, गो 4, 5 नंबर पे ही, 6 नंबर पे ही आ जाएगा। हम देखेंगे कोई हमारा वर्ड बचा तो नहीं बचा हुआ है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल हमारा सेंटेंस हो गया। अभी तक का ना सबसे इजी सेंटेंस गाइस यही था। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वाज अ साइट फाइन सी टू। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इट। फिर हमें वाज दिया गया है, तो सिंपली
इट के बाद हमने वॉज लिख दिया। इट वॉज, यह थी, क्या थी। साइट का मतलब होता है गाइस समथिंग हम व्यू से ले सकते हैं, जैसे हम बोलते नहीं चलो साइट देखने चलते हैं या फिर साइट देखते हैं। साइट मतलब कोई व्यू ऐसा। इट वॉज a fine sight। यहां पर गाइस ये जो फाइन साइट है इसका मतलब है कोई अच्छी जगह। वह अच्छी जगह है या फिर यह अच्छी जगह थी किसके लिए। अब हमें बचा हुआ हमारे पास क्या है, सी और टू, तो क्या हो जाएगा टू सी। यहाँ पर ये 6 नंबर पे आ गया और ये 7 नंबर पे आ गया। इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, यह देखने के लिए एक अच्छी जगह है। मान लीजिए गाइस इस सेंटेंस का यूज, इस तरह के सेंटेंस का यूज आप कब करते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है बहुत दूर से आया है और आप उसको घुमाने ले जा रहे हैं, तब आप बोलते हैं ना कि वो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब है वो वही है कि देखने के लिए ना बहुत अच्छी जगह थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। इसमें भी इस सेंटेंस में भी गाइस हमें बहुत ज्यादा खिचड़ी दी हुई है, लेकिन हम इसको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही होगा। देखिए जब भी आपको ब्रदर दिया जाए, ठीक है, जैसे इसमें ब्रदर भी है, ये भी हमारा नाउन है, आपके मन में एक बार कोई ख्याल आ सकता है कि ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए गाइस अगर सेंटेंस में आपको शी, ही, इट देखने को मिल जाए, ठीक है, दे देखने को मिल जाए, तो 99% सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यही होते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस ये हमारे सब्जेक्टिव केस ही दिए गए हैं। ही, शी, इट ये हमारा सब्जेक्टिव केस ही होता है। हाँ, इट का यूज हम कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस, बट ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, इनका यूज हम एज अ सब्जेक्ट ही करेंगे। अगर सेंटेंस में ये दिए गए हैं ना तो इनको ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ही। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहले हमने सेंटेंस को पढ़ा और हमें मिल गया एडवाइज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये जो हमारी एडवाइस होती है ना, इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है एडवाइज्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ऊपर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये हमारी सेकंड फॉर्म है, तो इसके तुरंत बाद हम एडवाइस लिख देंगे, ठीक है। अब उसने एडवाइस्ड दी, अब एडवाइस तो किसी इंसान को ही देंगे ना गाइस, तो इसमें हमें कोई इंसान यानी कि कोई लिविंग थिंग है वो क्या दिख रही है, ब्रदर, ठीक है। और यहाँ पर हमें हिज भी दिया गया है, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सलाह दी, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पे, हिज ब्रदर, ठीक है। इतना सेंटेंस हमने बना लिया। अब बचा हुआ पार्ट क्या हमारा, टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। अब इतना पढ़ के हमें ये सेंस मिल गया कि उसने अपने भाई को सलाह दी, क्या सलाह दी, टू टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है गाइस ख्याल रखना। आप बोलते भी होंगे जनरली, क्या होता है, जैसे कि आप किसी से मिलने गए, उसके बाद आप बोलते हैं ना ओके बाय टेक केयर, तो ये जो टेक केयर है वही वाला है। टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। टू टेक केयर 5 नंबर पे ये हो गया, 6 नंबर पे हो गया, 7 नंबर पे हो गया, और बचा क्या हमारा, हिज हेल्थ ऑफ, तो करेक्ट क्या आ जाएगा, ऑफ हिज हेल्थ। 7 ये हो गया, 8 पे ये हो जाएगा, 9 पे ये हो जाएगा, 10 पे ये हो जाएगा। He advised his brother, उसने अपने भाई को सलाह दी, to take care of his health, कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखा करे। Next sentence is the servant food for cooks us। अब ये वाला सेंटेंस भी गाइस बहुत इजी है, इसको आप बनाइए। देखिए ये क्या दी गई हमें, कुक्स, हमें पता चल गया, हमें वर्ब में ऐसे यस दिया गया है,
ये जो सेंटेंस होगा ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। अब हम सब्जेक्ट तो हमें सबसे पहले ही दे दिया गया है, कितनी अच्छी बात है। द सर्वेंट ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, द सर्वेंट। अब जो नौकर है वो क्या कर रहा है, कुक्स, पका रहा है, ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यहां पर दो चीजें दी गई हैं, फूड, अस। अब खुद सोचिए, जो सर्वेंट होगा क्या वो हमें पकाएगा, हमें तो नहीं पकाएगा ना, सिंपल सी बात है, वो खाना ही पकाएगा। तो कुक्स के बाद आ जाएगा हमारा फूड। जो नौकर है वो खाना पका रहा है, अब खाना किनके लिए पकाएगा, हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर अस। ये हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा 5 नंबर पे आ जाएगा। करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। जो नौकर है वो खाना पकाता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज माय बुक टेकन हु। अब ये जो सेंटेंस है गाइस, ये हमारा हु वाला सेंटेंस है, और हु वाले सेंटेंस को बनाते वक्त हमें पता है हु को हम एज अ सब्जेक्ट मानकर उस सेंटेंस को बनाते हैं। ये गाइस एक तरीका होता है इस हु वाले सेंटेंस से डील करने का। तो सबसे पहले इस हु को हम एज अ सब्जेक्ट मान लेंगे। मान लिया ये हु है, ये हमारा सब्जेक्ट है। आप कुछ टाइम के लिए ये भी मान सकते हैं गाइस, ये जो हु है ये ही है या फिर ये सी है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप मान लीजिए। अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम वर्ब लगाते हैं। तो हमने क्या लगा दी, वर्ब लगा दिया, हु हैज। अब देखिए यहाँ पर गाइस हमें हैज भी दिया गया है और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई है। तो हमारे माइंड में एकदम से क्लिक किया कि ये जो हैज होता है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म भी दी गई है और हैज भी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, हु हैज टेकन। सेकेंड पे ये आ गया, थर्ड पे ये आ गया, और बचा हुआ जो है माई बुक, ये जैसा लिखा है वैसा ही आ जाएगा। और सिंपली एंड में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे और इसको हम दिखा देंगे। देखिए हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको अगर आप सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कुछ टाइम के लिए इस हु को कुछ मान लीजिए। आप इसको जनरली क्या कीजिए, ही मान लीजिए। हु को हमने ही मान लिया कि ये हमें हु नहीं दिया गया, हमें ही दिया गया। अब सेंटेंस को आप सही से रीऑर्डर कीजिए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। हमें पता है इस सेंटेंस के अंदर हमें हैज दिया गया है और दूसरी चीज हमें थर्ड फॉर्म दी गई है। तो हमारे माइंड में क्लिक किया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म किस में आती है, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें आती है, तो हमने वो कर दिया। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पार्ट था माई बुक लगा दिया, और जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमारा बन गया हु हैज टेकन माई बुक, यानी कि मेरी किताब किसने ली। Next sentence is we classed Madras in was I। अब क्योंकि इसमें हमें आई दिया गया है तो सिंपली हमें पता चल गया सब्जेक्ट हमारा यही होगा आई। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे was। मैं था, मैं कहाँ था, इन मद्रास, ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। I was in Madras, बी क्लास, करेक्ट हमारा क्या होगा, लास्ट बी। मैं पिछले हफ्ते मद्रास में था। नेक्स्ट सेंटेंस इज गो आगरा नॉट डिड। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, डिड नॉट मिल गया। हमारे माइंड में क्लिक क्या किया, इस सेंटेंस में हमें डिड नॉट दिया गया है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। गो आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे टू। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, हमें दिया गया है ही,
और ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, ही। हमें दिया गया है डिड नॉट, तो ये सेकंड पे आ जाएगा, ये हमारा थर्ड पे आ जाएगा। डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमारी आगरा, ये तो हमारा नाउन है। गो, गो हमारी वर्ब हो गई, तो इसको हम लिखेंगे डिड नॉट के बाद। He did not go, वह नहीं गया। कहाँ नहीं गया, आगरा, और आगरा से पहले भी हम इस टू का यूज करेंगे। ये 5 नंबर हो गया, टू आगरा, ये 6 नंबर हो गया। He did not go to आगरा। अब एंड में हमारा क्या बचा हुआ है, टाइम, यस्टरडे, वह कल आगरा नहीं गया, तो सिंपल हम इसको एंड में लिख देंगे। He did not go to आगरा yesterday, वह कल आगरा नहीं गया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। Innings by and the match won India। अब इस सेंटेंस को करते टाइम कुछ चीजें का ध्यान रखना। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वन, ठीक है। ये जो वन होती है बिन की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कोई हेल्पिंग वर्ब हमें दी गई है, नहीं दी गई। इसका मतलब ये जो वन है सेंटेंस में हमने इसको सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया है। एक बात हमें ये पता चल गई, ठीक है। दूसरी बात, हमें सेंटेंस में एन दिया गया है, और एन का यूज हम किससे पहले करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि वोवेल साउंड देते हैं। वोवेल साउंड अब इसमें कौन दे रहा है, एक तो हमें इंडिया दे रहा है और दूसरा हमें ये इनिंग्स दे रहा है। अब दोनों तरह से गाइस हम मान सकते हैं इस सेंटेंस में या तो होगा एन इंडिया या तो होगा एन इनिंग्स। आपके माइंड में दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। हमने एक साइड पर लिख लिया। अब सेंटेंस को हम बनाएंगे और देखेंगे हमारा क्या सही सेंस बैठ रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, द मैच नहीं, इनिंग्स नहीं। सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा इंडिया। हमने लिख लिया इंडिया, ठीक है। अब हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब हमारी क्या है, वन है। वन, इंडिया जीत गई। अब क्या जीतेगी, मैच, तो हो गया हमारा द मैच बाय इनिंग्स, बाय एन इनिंग्स, ठीक है। अब गाइस यहां पर एक जो हमें कंफ्यूजन थी कि ये जो एन है ये इंडिया के आगे लगेगा या फिर ये इनिंग्स के आगे लगेगा। अब गाइस आप सेंटेंस को पढ़िए, एन इंडिया वन द मैच बाय इनिंग्स। क्या कोई सेंस मिल रहा है एन इंडिया, ए एन का यूज गाइस नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या कोई सेंस मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम एन इनिंग्स लिखेंगे तो हमें एक सेंस मिल रहा है कि हाँ एक इनिंग्स से जो इंडिया थी वो मैच जीत गई एक इनिंग से। तो यहाँ पर जो एन लगेगा इस इनिंग के पहले लगेगा, इंडिया के पहले नहीं लगेगा। अब इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एवर शेल यू रिमेंबर आई। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें सेल दिया गया है और हमें पता है सेल आई या वी के साथ आता है और यहाँ पर हमें आई दिया गया है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद हम शेल का यूज करेंगे, सेल। अब यहाँ पर गाइस हमें पता है सेल के बाद आएगी हमारी वर्ब, ठीक है। और वर्ब इसमें क्या है, रिमेंबर। लेकिन गाइस हमें एक यहाँ पे वर्ड दिया गया है एवर, तो ये जो एवर है इस रिमेंबर से पहले ही आएगा। आई सेल एवर रिमेंबर, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा और जो बचा हुआ है हमारा यू, ये आ जाएगा लास्ट में। आई सेल एवर रिमेंबर यू, मैंने तुम्हें
कभी मैं तुम्हें याद कभी रखूंगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन। अब गाइस ये वाला सेंटेंस ना अभी हम कर चुके हैं, मैंने आपको कराया था। इस सेंटेंस को आप खुद से ही बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ऑन संडे प्ले हॉकी दे एग्री। ये वाला भी गाइस जो सेंटेंस है, हमने एक फुटबॉल वाला सेंटेंस किया था पीछे, याद है? ये उसी की तरह है। इस सेंटेंस को भी गाइस आप अपने होमवर्क में बनाएंगे। अब गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, रीऑर्डरिंग करते टाइम सिर्फ हमें एक बात की ध्यान नहीं रखनी होती है। सिंपली ये जो बात है ये तो सभी को आती है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। इसके अलावा गाइस आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। टेंसेस के बारे में अगर आपको पता होगा ना तो रीऑर्डरिंग करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे कि अभी ये वाला जो सेंटेंस था इसमें शेल आ गया तो हमें पता चल गया कि हाँ ये फ्यूचर का है। अगर किसी में सेकेंड या थर्ड फॉर्म आ गई तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस जो हमारा पास्ट का है। किसी वर्ब में ऐसा एस आ गई तो हमें पता चल गया ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट का है। दूसरी चीज़ गाइस प्रेपोजिशन हो गई। जब भी गाइस खिचड़ी हो जाती है ना सेंटेंस में बहुत सारी चीजें इन द ये सब कुछ दिया होता है, यहाँ पर आपकी हेल्प गाइस प्रेपोजिशन करते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्प गाइस जो फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया बाई बस होता है, कहीं जाने के लिए हम बाई बस का यूज करते हैं, या फिर नदी के किनारे की बात करनी हो तो हम ऑन द बैंक का यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है गाइस, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो अपनी नोटबुक के साइड में एक तरफ लिख लिया कीजिए ताकि आगे आपको हेल्प मिल सके। आपका होमवर्क ये है कि इन सभी सेंटेंसेस को गाइस आपको खुद से बनाना है। दूसरी चीज, जब गाइस आप इस सेंटेंसेस को सही बनाएं, मान लीजिए ये जो सेंटेंस है आपने ये लिखा और आपने सेंटेंस को सही बना लिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आप खुद से ही इस सेंटेंस के जो वर्ड है ना इनको आगे पीछे कर दीजिए, ठीक है। खुद से ही आगे पीछे कर दीजिए और फिर खुद से ही इसको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे आप ना बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब आप क्या करोगे, किसी सेंटेंस को जब सही से लिखोगे ना और उस सेंटेंस को फिर बिगाड़ के लिख दोगे, इन द सेंस कोई आपने सेंटेंस लिखा और उसके शब्दों की फेरबदल कर दी, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको दोबारा से सही करोगे ना तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आज के वीडियो में गाइस इतना ही। अपना होमवर्क जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।